अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे साथ सर अब्दुल्ला इमरान चीमा मौजूद हैं, जिन्होंने CSS 2019 में 24वीं पोजीशन हासिल की और पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में एलोकेशन हासिल की। चीमा साहब का रिकॉर्ड है कि चीमा साहब ने कभी ऐसे नहीं फेल किया, चाहे CSS 2017 हो, PMS हो, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हों जितने हुए हैं, और CSS 2019 हो, तो माशाल्लाह इनका जो है एक स्टाइल जो है वो बड़ा यूनिक सा है। और चीमा साहब से ही पूछेंगे कि तैयारी कैसे करते थे, और ना सिर्फ तैयारी का पूछेंगे बल्कि ये भी नहीं कहेंगे कि अपना एक ऐसे भी दिखाएं, हमें बताएं सबको कि ऐसे ये करते किस तरह। तो चीमा साहब जी, थैंक यू सो मच हमज़ा। अच्छा, ऐसा ये बिल्कुल ठीक है कि ऐसे एग्ज़ाम मैंने तीनों पास किए हैं, तो इसमें ऐसी तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, लेकिन जिसको ये यूनिक स्ट्रेटजी कह रहे हैं, डेफिनेटली आई वुड लव टू डिस्कस विद ऑल ऑफ़ यू। उसमें ऐसा है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओवरऑल तैयारी मेथडोलॉजी क्या है, जिससे ऐसे की प्रिपरेशन करनी है, नॉलेज बेस कैसे डेवलप करनी है, कैसे एक टॉपिक को लेकर आप पूरी तरह कवर करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा एंड पे टाइम में मैं चाहूँगा कि आपके साथ पूरी एग्जाम्पलीफाई कर दिया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ फोरम्स के अंदर कैंडिडेट के पास एग्जाम्पल मौजूद नहीं होती, ताकि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि वो चाह रहा था कि एक एग्जाम्पल अगर मुझे मिल जाए ना, आउटलाइन की, इंट्रोडक्शन की एक थॉरो एग्जाम्पल मिल जाए तो मामला आसान हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले स्ट्रैटेजी की कुछ बात कर लेते हैं। उसमें 8 से 10 बेसिक ब्रॉड लेवल पे बड़े थीम्स तैयार आप करते हैं। मैं इधर क्लैरिफाई करता चलूँ कि थीम और टॉपिक में हमेशा फ़र्क होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि थीम मींस द टॉपिक। मैं आपको फॉर एग्जांपल एजुकेशन एक थीम का नाम है, लेकिन इसमें से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा निकल सकते हैं, जैसे कि क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन जी, एक टॉपिक है एजुकेशन के अंदर से जो कि 2019 में दिया गया। 2018 की अगर बात करें तो हायर एजुकेशन प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, वो दिया गया, वो एक टॉपिक था, लेकिन थीम एजुकेशन था। फिर फ्लॉज इन दी एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ये एक टॉपिक आ सकता है जो कि वंस अगेन एजुकेशन थीम से रिलेटेड है। तो थीम कवर करना है दो, बेशक वो इंटरनेशनल लेवल पे आपने सक्सेसफुल एजुकेशनल मॉडल्स को डिस्कस करना हो, वो भी आपने कवर करना है उस थीम के अंदर। वुमेन और एजुकेशन को कवर करना है, हायर एजुकेशन को कवर करना है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स क्या हैं एजुकेशन के, उनको कवर करना है, एजुकेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे क्रिटिक करना है। तो आपने हर हवाले से एक थीम को तैयार करना है। जब ये चीज़ क्लैरिफाई होगी आप लोगों के सामने कि एक 8 से 10 थीम तैयार करने हैं, कुछ क्विकली और भी थीम्स बता देता हूँ, जैसे मीडिया इज़ अ थीम, डेमोक्रेसी इज़ अ थीम, वुमेन इज़ अ थीम, गवर्नेंस इज़ अ थीम, इकोनॉमी इज़ अ थीम, लेकिन इनसे आगे रिलेटेड टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मैं एग्जांपल के लिए एजुकेशन को लेकर आपके पास आगे चलता हूँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरली ये आता है कि अगर इतनी जेनेरिक किस्म का थीम लेकर उसको तैयार करना है, तो फिर उसकी नॉलेज बेस कैसे डेवलप की जाए। आई एम द स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ द आइडियोलॉजी कि ऐसे को आपको प्रॉपर नॉलेज बेस अपनी डेवलप करनी पड़ती है। करंट अफेयर की ऑब्जर्वेशन से गॉन आर द डेज कि जब मामूली सी ऑब्जर्वेशन से आप ऐसे पास कर लेते हैं, अब भी कर लेते होंगे, लेकिन अगर आपने प्रोबेबिलिटी को बेहतर करना है तो आपके पास प्रॉपर कंक्रीट किस्म के आर्गूमेंट्स और नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने एजुकेशन एक थीम है और उसको कैसे कवर करना है, तो आपने उसको मुख्तलिफ जगहों से, किताबों से, रिसर्च पेपर से आप तैयार कर सकते हैं उसको। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं एजुकेशन की, तो मैं रिकमेंड करता हूं अगर आप पढ़ें एजुकेशन इनइक्वालिटीज़ एंड फ्रीडम, एक किताब है शाहिद सिद्दीकी की। उसके पहले 3, वैसे तो पूरी किताब एजुकेशन पे है, पहले 3 चैप्टर्स बड़े रेलेवेंट हैं, आप उसको स्टडी करें। पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट है, उसमें एजुकेशन पे एक 13 चैप्टर नंबर 13 लिखा हुआ है, आप उसको स्टडी करें। परवेज़ हुदबॉय साहब का एक आर्टिकल है, बड़ा मशहूर रिसर्च पेपर है इनफैक्ट, 23 पेजेस का, आप उसको लाजमी स्टडी करें। इसी तरह पर्पसेस ऑफ एजुकेशन है विल ड्यूरांट के, वो आप एक चैप्टर है किताब के अंदर, वो स्टडी करें। मतलब 5 से 7 डिफरेंट सोर्सेज से पूरे सोर्सेज को कवर नहीं करना, बल्कि आपने उसमें से अपना रेलेवेंस देखनी है कि कौन से चैप्टर डायरेक्टली आपके थीम के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, आप उनको तैयार करें। फिर बात आ जाती है आउटलाइन की। आउटलाइन की तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, आपके साथ अभी शेयर भी हो जाएगा मेरा ऐसे, तो यू विल बी एबल टू नो कि आउटलाइन इस तरह बनाने हैं। असल प्रॉब्लम आता है इंट्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन में पहला लफ्ज़ कहाँ से लिखना है, आइडिया स्टार्ट कहाँ से करना है, जनरल टू स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन लिखना है या स्पेसिफिक टू जनरल लिखना है। तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जा सकती हैं उन रीडिंग्स के अंदर से, ही आपने रेलेवेंस देखते हुए कि आपको कैसे आपने जनरल टू स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन लिखते हुए डेमोक्रेसी थीम पे आपने फ़लाँ रीडिंग में से वो चीज़ें बारो करनी है, या ओवरऑल प्लाट को ही बारो कर लें, वर्डिंग को बारो ना करें लेकिन एक प्लाट को बारो कर लें।
सो आई रिक्वेस्ट हमजा कि अगर आप मुझे मौका दें तो मैं एक प्रॉपर एग्जाम्पलीफाई कर दूं कैंडिडेट्स के लिए। बिल्कुल, आप एग्जाम्पल के साथ, ताकि वो उनको ज़्यादा आइडिया अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है। सो काइंड ऑफ यू। तो अभी आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी जाएगी, जिसमें एक टॉपिक है जिसमें मैंने एक ऐसे अटेम्प्ट किया था। सो उससे आप आउटलाइन भी देख पाएंगे और इंट्रोडक्शन का भी आप प्लॉट समझ पाएंगे, और फिर मैं आपको एंड पर बताऊंगा कि जिसको आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन पसंद आएगा, तो मैं बताऊंगा कि ये प्लॉट किस बुक से, किस चैप्टर से बारोड है। तो अल्टीमेटली यू विल गेट टू नो कि इंपॉर्टेंस क्या है रीडिंग्स की, जो हम बात करते हैं ना, तैयारी करनी है मुख्तलिफ किताबों से, तो फिर आपको पता लगेगा कि रेलेवेंस क्या है, कैसे आपको किताबें कम्प्लीमेंट करेंगे अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। बिल्कुल, वो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि एस्से की तैयारी के लिए सोर्सेज कौन सी यूज़ करें। सोर्सेज कौन से यूज़, सोर्सेज के बारे में सर अभी आपको बताते हैं। अच्छा, जैसे कि ये अभी एक लेट मी जस्ट फिगर आउट, जैसे कि अभी मैंने एक डेमोक्रेसी एक थीम है ना, जैसे उस पर मुख्तलिफ रीडिंग्स हम स्टडी करते हैं, 5 से 7 डिफरेंट सोर्सेज से रेलिवेंट चैप्टर्स ऑफ बुक्स पढ़ते हैं, रिसर्च जर्नल्स पढ़ते हैं। हसन अस्करी रिजवी साहब का बड़ा अच्छा आर्टिकल है, एक पेपर है 12 to 13 पेजेस का, वो बड़ा कम्प्लीमेंट करता है इन सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने एक टॉपिक चूज़ किया था कि हैज़ डेमोक्रेसी टेकन अ बैक सीट एट द इंटरनेशनल लेवल विद द राइज ऑफ पॉपुलिज्म। ये एक टॉपिक था जो मैंने कि अटैम्प्ट देने से पहले किया था। तो उसमें क्विकली आई जस्ट गो थ्रू क्विकली थ्रू द आउटलाइन, और फिर मैं इंट्रोडक्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूँगा। आउटलाइन के अंदर आप देख सकेंगे कि देयर विल बी इंट्रोडक्शन, देन देयर विल बी राइज ऑफ पॉपुलिज्म इज टेम्पररी एंड मोमेंटरी, सो डेमोक्रेसी कैन नॉट टेकन बैक सीट। मैंने क्विकली उसको हिट किया और नीचे उसके रेलिवेंट पॉइंटर्स लिख दिए। इसी तरह मैंने एक मज़ीद हेडर बनाया जिसमें था डेमोक्रेसी हैज़ नॉट टेकन बैक सीट बिकॉज ऑफ द वेरियस एविडेंसेस या मैनिफेस्टेशंस। तो वो मैंने तकरीबन 5 आर्गूमेंट दिए हैं। और देन आई केम के हाउ एवर पीपल हैव पार्शली लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। मैंने फिर काउंटर स्कूल ऑफ थाट के क्विकली 2 आर्गूमेंट दिए हैं। ये जो काउंटर स्कूल ऑफ थाट की हमेशा आउटलाइन के अंदर बात की जाती है, तो ये मैंने सिर्फ 2 आर्गूमेंट दिए हैं ताकि ओरिजिनल मेरे आर्गूमेंट्स ऊपर बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। देन आई केम टू द सजेशंस। तो ओवरऑल 15 आर्गूमेंट्स मैंने आउटलाइन के अंदर इनकलकेट किए हैं। तो वो आपको आइडिया हो जाएगा वीडियो से। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐसे। बेसिकली 2 टेक्निक्स होती हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल। जनरल टू स्पेसिफिक ज़रा रिस्की होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। तो अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये एक टॉपिक है कि हैज़ डेमोक्रेसी टेकन बैक सीट। तो आई विल जस्ट क्विकली रिसाइट फ्यू ऑफ द लाइन्स जो मैंने स्पेसिफिक टू जनरल टू स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन लिखा है उसकी। तो इससे आपको फेयर आइडिया हो जाएगा कि ये प्लॉट क्या कहने की कोशिश की जा रही थी। जैसे आई हैव रिटन कि देयर हैव बीन डिफरेंट मूवमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। Once there was a Ferdinand movement which was succeeded by the Lenin and Mussolini movements. Ultimately, the movement of Fidel Castro came. Every time it was thought that democratic ideology was about to be rooted up or had taken back seat. But world witnessed the perpetual victory of democracy at the end of Cold War. Similarly, in the second decade of the present century, even stronger threats to democracy emerged with the rise of populism and its leaders like Bolsonaro and Modi. The shackles of Brexit enveloped. So, कहने की बात ये है कि मैंने एक प्लॉट जनरेट करने की कोशिश की है कि हमेशा से हिस्ट्री में ऐसे बहुत से मूवमेंट्स आए हैं, जैसे बहुत सी फाशिज़म आई, बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया, एवरी टाइम इट वाज थॉट कि अब डेमोक्रेसी ख़त्म होने जा रही है या इट हैज़ टेकन बैक सीट। इसी तरह के कुछ क्राइसिस डेमोक्रेसी को सामना करना पड़ा 21st सेंचुरी के अंदर भी। लेकिन फिर मैंने एंड पे प्लॉट को कन्वर्ट करते करते एक दफ़ा ये कहा है कि जिस तरह तब एंड ऑफ हिस्ट्री थीसिस 1989 में आया या लिबरल ऑर्डर कायम इस्टेब्लिश हुआ पूरी दुनिया के अंदर, इसी तरह अब भी जो पॉपुलिज्म है इसका जो राइज़ है वो बड़ा मोमेंटेरी है। ठीक है, अल्टीमेटली इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे पॉपुलिज्म को, और हैंस इट कैन बी प्रूव्ड दैट डेमोक्रेसी हैज़ नॉट टेकन बैक सीट। अब अगर ये पूरे का पूरा प्लॉट डेफिनेटली उस प्रेशराइज सिचुएशन के जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होता है ये तो सोचा नहीं जा सकता। तो इफ़ यू आस्क मी कि टू शेयर द डायरेक्ट सोर्स, तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा एक रीडिंग 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, युval नोह हरेरी की किताब थी। उसमें अगर आप पहले स्टोरीज ऑफ मैनकाइंड का पहला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपको अर्लियर 5 to 6 पेज के अंदर ये प्लॉट नज़र आएगा। ठीक है, तो आई थिंक सो कि वो प्लॉट मैंने यहाँ पर फिक्स हो रहा था, अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा था, बड़ा मैच्योर आइडिया था, तो मैंने यहाँ पर उसको बारो करके अपने इस ऐसे का इंट्रोडक्शन जनरल टू स्पेसिफिक सेट कर लिया, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से एग्जामिनर पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
कि प्लॉट पूरे का पूरा बारोड था। क्यों बारोड था? क्योंकि अच्छी रेलेवेंट रीडिंग्स की गई थी उनके साथ। बिल्कुल ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि अगर कैंडिडेट अच्छी रीडिंग्स करे, रेलेवेंट रीडिंग्स करे, नॉलेज बेस को डेवलप करे और उसके बाद ढेर सारे मॉक दे, ज़्यादा प्रैक्टिस करे, डिफरेंट आउटलाइंस इंट्रोडक्शन लिख के, तो अल्टीमेटली 10 वहाँ पे अच्छी खासी मार्जिन होता है, लिबर्टी होती है 10 टॉपिक में से एक चूज़ करना। फॉर इंस्टेंस या तो वो चीज़ आ जाएगी या उससे सिमिलर चीज़ आपने लिखी हुई होगी, या फिर अगर ना भी आए तो योर माइंड विल बी टेम्ड ऑटोमेटिकली हाउ टू रिएक्ट इन द प्रेशराइज सिचुएशन, जब आपने इतने ज़्यादा उसकी ड्रिल्स में से गुजरे होंगे। तो आई थिंक सो मैं इस एग्जाम्पल के साथ आपको अपना आइडिया कन्वे कर पाया हूँ ऐसे लिखने का। ठीक है सर, इसके अलावा जो ऐसे की मेन मिसकंसेप्शंस हैं कुछ कि जो है बॉडी किस तरह की होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, कंक्लूजन की हेडिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस तरह की जो बेसिक 3-4 मिसकंसेप्शन है उनके बारे में भी अगर आप बता दें तो वो काफ़ी जो है। अच्छा, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं ऐसे राइटिंग को लेकर, और कुछ ब्लंडर्स भी हैं ऐसे जो कि वो मिसकंसेप्शंस की वजह से हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे आई एम ऑफ द व्यू कि कभी भी वी शुडंट बी बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब जो टॉपिक दिया है डायरेक्ट उस पे आएँ। जैसे भी हैज़ डेमोक्रेसी टेकन बैक सीट, तो इंट्रोडक्शन के बाद क्विकली आई डायरेक्टली वेंट फॉर द टॉपिक और मैंने लिखा है कि नहीं, इट हैज़ नॉट टेकन बैक सीट, मतलब उसको फिर मैं आगे लेकर चला हूँ। अगर मैं इंट्रोडक्शन के बाद लिखना शुरू कर देता कि व्हाट इज़ पॉपुलिज्म, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द फॉल ऑफ डेमोक्रेसी, तो अल्टीमेटली ये एक इररिलेवेंट राइटिंग हो जाती। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को मार्क करते हुए इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है कि वो नहीं लिखते जो स्टेटमेंट में पूछा गया है, वो लिखते हैं जो उनको आता है। एग्जैक्टली ठीक है, और इसकी वजह से ना वो फिर जो परसेंटेज है फेलियर की, प्रोबेबिलिटी फेलियर की, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने 3 दफ़ा ऐसे एग्ज़ाम इसी वजह से पास किया कि आई वाज वेरी मच रेलेवेंट एंड डायरेक्ट टू द टॉपिक, मतलब उसको ज़्यादा वेट नहीं करवाया मैंने एग्जामिनर को कि मैं उसको एक पॉइंट की तरफ लेकर जाऊँ, डायरेक्टली उसके पॉइंट पर आया हूँ। सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहली तो बात ये। दूसरी, इंट्रोडक्शन को लेकर सबसे बड़ी मिथ है कि इट इज़ अ कैजुअल पीस ऑफ राइटिंग, द सेम सॉर्ट ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग जो कि आप अगले 15 आर्गूमेंट्स के अंदर लिख रहे होंगे। मेरा मानना ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंट्रोडक्शन है वो आपकी 25 साल ज़िंदगी की बेहतरीन पीस ऑफ राइटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, उसमें प्रॉपर प्लॉट होना चाहिए, उसमें खसूसी एक्सप्रेशन होना चाहिए, और वो जो प्लॉट और एक्सप्रेशन दैट वुड बी बारोड फ्रॉम समवेयर। अगर आप खुद नहीं लिख पा रहे तो वो आइडिया कहीं ना कहीं से आप बारो करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसमें एक तो ग्रामेटिकली मिस्टेक्स वो तो आप आउट ऑफ डिस्कशन चली जाती है, वो तो आप कर ही नहीं सकते, लेकिन साथ ही साथ आपका प्लॉट मैच्योर होना चाहिए, आइडिया बड़ा मैच्योर होना चाहिए उस चीज़ को लेकर। मुझे ऐसा लगता है उससे बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता है। दूसरा, थोड़ी सी बात की जाती है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए आर्गूमेंट के ऊपर। आगे जब आपके 15 आर्गूमेंट्स लिखने हैं, जैसे मैंने 15 आर्गूमेंट डिस्कस किए हैं, तो क्या मतलब मैं अगर आपको क्लियरली कहूँ कि एक शीट 2 साइड्स के ऊपर, 2 साइड्स कैटेगोरिकली आई एम सेइंग उस पर 3 पैराग्राफ आप लिख सकते हैं 2 साइड्स के ऊपर, मतलब 3 आर्गूमेंट्स लिख सकते हैं। तो ये होगी तो बात। और फिर एंड पे कंक्लूजन जो होगा वो मोर और लेस वो रेप्लिकेट करेगा आपके इंट्रोडक्शन को, लेकिन विद द चेंज ऑफ वर्ड्स, विद सम सॉर्ट ऑफ और फिर दरमियान में आप कहीं पर रेलेवेंट कोटेशंस आएंगे, उनको करेंगे। फिर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्टीन्यूटी ऑफ ऐसे, मतलब आप एक मेजर हेडर से दूसरे मेजर हेडर पे स्विच कर रहे हैं तो दरमियान में सेक्शन ओपनर लगाना है, कॉन्टीन्यूटी को बहाल रखना है, या विद इन वन हेडर जो आपने 5 आर्गूमेंट्स देने हैं, एक आर्गूमेंट पे दूसरे आर्गूमेंट पे शिफ्ट होते हुए ट्रांजिशन हुक लगाना है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपने इन चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट करना होता है ताकि कॉन्टीन्यूटी रहे, डिसरप्ट ना हो आपकी कहीं डिस्कशन ऐसे के अंदर। और फिर आउटलाइन बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए, बड़ी कंक्रीट किस्म की होनी चाहिए, बड़े कैलकुलेटिव वर्ड्स का अंदर इस्तेमाल होना चाहिए, उसके अंदर वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए। पैराग्राफ्स के अंदर तो वर्बोसिटी चल जाएगी वाइल डिस्कशन गिविंग द एविडेंसेस ऑफ योर आर्गुमेंट, लेकिन आउटलाइन के अंदर बड़ी फैंसी जार्गन्स, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मैच्योर एक्सप्रेशन हो और साथ कैलकुलेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल हो, तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि इससे एजुकेशन का जो सफ़र है ऐसे पास करने का सफ़र आसान हो जाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर सर, आपने बहुत मेहनत से और बड़े लगन से समझाया और इंशाल्लाह से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। और आप कोशिश करेंगे कि लिंक भी डाल दें PDF का जो सर का एग्जाम्पल है। जी, फॉर श्योर ताकि जो है आप लोग क्लियरली जो इन्होंने बताया सब वो गौर से देख सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।